जन्नत के पत्ते बाब नंबर 9। इस शाम वो किचन में खड़ी सलाद तैयार कर रही थी। फातिमा भी साथ ही काम में मसरूफ थी। नूरबानो बर्तन धो रही थी। अब्बा लाउंज में टीवी के सामने बैठे अखबार पढ़ रहे थे। वो जरा बुलंद आवाज में उन तीनों अफराद की मसरूफियत से बेनियाज उनको तुर्की की बातें सुना रही थी। जब अपने अंदर की उदासी जहान की खामोशी और यादों से तंग आ जाती तो इसी तरह बोलने लग जाती, और आजकल तो उसकी हर बात तुर्की से शुरू होकर तुर्की पे खत्म होती थी। सफरनामा इस्तांबुल ये वो मौजू था जिससे घर वाले अब बोर हो चुके थे, मगर वहां परवाह किसे थी। अपने घर में ये सहूलत थी कि कोई मर्द मुलाजिम ना था। ताया फुरकान का कुक जफर बहुत ही कम इधर आया करता था। उनका खानदान वैसे ही रिवायती था। ताया की तरबियत थी कि रोहेल नहीं है तो उनके बेटों को इधर नहीं आना, और खुद बहुत कम सिवाय किसी काम के इधर नहीं आते थे। सो वो अपने घर में आज़ादी से घूम फिर सकती थी। पता है नूरबानो, वहाँ टॉप कपी पैलेस के पीछे वाले रेस्टोरेंट में क्या मिलता था? अब नूरबानो के तो फरिश्तों को भी नहीं पता था कि टॉप कपी पैलेस किस जगह का नाम है। वो बेचारगी से नफी में सर हिलाए गई, मगर वहां जवाब का इंतजार कर कौन रहा था। वो कटिंग बोर्ड पे सब्जियां खट खट काटती बोलती चली जा रही थी। वहां एक मशरूब मिलता था, ईरान नाम का, बिल्कुल लस्सी की तरह था, इतनी मजेदार कि जिसकी कोई हद नहीं। मैं रेसिपी लाई हूँ, कभी मिलकर बनाएंगे। लाउंज में रखा लैंडलाइन फोन बजने लगा तो अब्बा ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हया ने गर्दन उठाकर उनको देखा। लाउंज और किचन के दरमियानी दीवार ऊपर से आधी खुली थी और उनको बासानी देख सकती थी। हाँ सबीन, कैसी हो? वो अब मुस्कुराकर बात करने लगे थे। उसका दिल जोर से धड़का। लम्हे भर को उसे टॉप कॉपी और ऐलान बुझान भूल गई। वो बिल्कुल चुप सी हुई। जरा सस्त्रवी से हाथ चलाने लगी। समाअत इधर ही लगी थी। क्या कब? अब्बा के तासुरात बदले। वो एकदम सीधी होकर बैठी। उसने छुरी गाजर में लगी छोड़ दी और परेशानी से अब्बा को देखा। कहीं कुछ गलत था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो बहुत दुख से कह रहे थे। फातिमा भी जैसे घबरा कर बाहर गई। तब तक अब्बा फोन रख चुके थे। क्या हुआ? फातिमा परेशानी से पूछ रही थी। हया उसी तरह मुजस्सिमा बने खड़ी सांस रोके उनको देख रही थी। सिकंदर का इंतकाल हो गया है। अब्बा के अल्फाज ने पूरे लाउंज को सकते में डाल दिया। मलाल भरे सकते में हैरत, शौक, दुख, वो मिली जुली कैफियत में घिरी खड़ी थी। वो लोग एक दो रोज में बॉडी लेकर आ रहे हैं, मैं फुरकान को बता दूंगा। अब्बा तासुफ से कहते फोन उठाकर नंबर मिलाने लगे। एक लम्हा, बस एक लम्हा से इंसान उसकी शिनाख्त छीन कर उसे बॉडी बना देता है। उसके अंदर कहीं से बहुत से आंसू गिरे थे। बेइख्तियार उसे डीजे याद आई थी। सुलेमान साहिब के बंगले पे फोतगी वाले घर की सोगोरियत छाई थी। लान में क़िनात लगाकर मर्दों के बैठने का इंतजाम किया गया था, जबकि ख़वातीन अंदर लाउंज में थी, जहां फर्नीचर हटाकर चांदनियां बिछा दी गई थी। दरमियान में खजूर की गुठलियों का ढेर था। रिश्तेदार ख़वातीन सादा होलियों में थीं, मगर आबदा चच्ची सहरिश और सना बिल्कुल सफ़ेद नए लिबास पहन कर आई थी। पता नहीं ये रिवाज कहाँ से चल निकल आते हैं। उसने अलबत्ता चॉकलेटी रंग के लंबे कमीज चूड़ीदार के साथ पहन रखी थी। हम रंग दुपट्टा ठीक से सर पे लिए गुठलियां पड़ते वो लाशऊरी तौर पर ऐसी जगह पे बैठी थी जहां से खिड़की के बाहर लॉन साफ नजर आता, मगर बाहर वालों को अंदर नहीं नजर आता था कि दोपहर का वक्त था और खिड़कियों के शीशे बाहर से रिफ्लेक्ट करते थे। लॉन में खानदान के मर्द जमा थे। अब्बा, ताया और कुछ कजन अलबत्ता नहीं थे। वो लोग पुप्पो और मैयत को लेने एयरपोर्ट गए थे। आज 3 रोज बाद सिकंदर अंकल की बॉडी क्लियरेंस हासिल करके अपने मुल्क लाई जा रही थी, और वो सिर्फ ये सोच रही थी कि वो जहान का सामना कैसे करेगी। खैर, खिफ़्फ़त उसे होनी चाहिए, न कि हया को। वही कसूरवार था, वही पाशा का साथी था, और इतनी तो वो मजबूत थी ही कि अपने तासुरात चेहरे पे नहीं आने देगी। जो भी होगा देखा जाएगा। इसके बावजूद सब बाहर शोर सा मचा और वो लोग पहुंच गए तो उसका दिल इतनी जोर से धड़कने लगा कि वो खुद हैरत ज़दा रह गई। इतने बरस बाद फुप्पो आई थी, और वो भी ताबूत के साथ। लाउंज के दरवाजे पे खवातीन उनसे मिलते हुए रो रही थी। ऊंचा बीन बुलंद सिसकियां, वो दूर दराज की रिश्तेदार औरतें जो हर शादी में सबकी तरफ से गाती और हर फौतगी की तरफ से रोती थी, सबसे आगे थी। फुप्पो बहुत निढाल लग रही थी, भीगी आंखों के साथ फातिमा से मिल रही थी। वो सभी खड़े हो चुके थे, लड़के ताबूत अंदर ला रहे थे। आया जरा एक तरफ हो गई, और दुपट्टे का पल्लू जरा तिरछा करके चेहरे पे डाल के हाथ से पकड़ लिया।
दुपट्टा पेशानी से काफी आगे था और यूं तिरछा करके डालने से गाल, होंठ, नाक सब छुप गया था। ये उसका गैर महसूस सा नकाब था। अब अगर वो नकाब करती ही थी तो मुनाफिकत कैसे कि बाहर के मर्दों से करे और कजन से ना करे। एक फैसला किया गया है तो उसे सही से निभाए भी। मर्द बाहर चले गए तो वो आगे बढ़कर फुप्पो के गले लगी। हया, तुम कहाँ चली गई थी? जहान बहुत अपसेट था। बेआवाज आंसू बहाती फुप्पो उससे अलग होकर आहिस्ता से बोली थी। वो सख्त शर्मिंदा हुई। क्या था अगर फुप्पो को एक ही फोन कर लेती? उसने जवाब नहीं दिया। जवाब था भी नहीं। फिर जब वो अपनी जगह पर आकर बैठी तो निगाह खिड़की पे फिसल गई। बाहर लगे मुजम्मे में वो जहान को खोजने लगी और फिर एकदम वो चौंकी। उसने बहुत सी बातें सोची थी। जहान इतना गैर मुतवक्का था कि उससे कुछ बईद नहीं था कि वो इसके साथ कैसा रवैया रखेगा, मगर जो जहान ने किया वो सोच भी नहीं सकती थी। जहान सिकंदर पाकिस्तान आया ही नहीं था। जहान नहीं आया चची, फर्क पता नहीं कब अंदर आया था और करीब ही खड़ा फातिमा को बता रहा था। फुप्पो बता रही थी कि वो कामों में फंसा हुआ है। फर्क बताकर आगे बढ़ गया। फातिमा वो खुद भी शशदर रह गई। ऐसी भी क्या मजबूरी कि बंदा बाप के जनाजे पे बिना आए। वो इतनी हैरान थी कि गुठलियां भी नहीं पढ़ पा रही थी। वो ऐसा कैसे कर सकता था? सिर्फ हया का साथ देने वो डीजे के वक्त आ सकता था, तो अपने बाप के साथ क्यों नहीं? जब तक इंसान दूसरे की जगह पे खड़ा होकर नहीं देखता उसे पूरी बात समझ नहीं आती। कहीं दूर से जहान की आवाज उभरी थी। शायद वो वजाहत उसने उसी लम्हे के लिए दी थी। मगर वो क्यों नहीं आया? क्यों?